सुप्रभात बच्चों, आज हम संधि पढ़ेंगे। संधि विचार। संधि जो उपविषय है ज्यादा बड़ा होने के कारण हमने उसके 4 भाग किए हैं। आज हम भाग 1 करेंगे, जिसमें संधि का अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि विच्छेद, संधि के भेद और संधि के भेदों के भेद, जिसमें हम आज करेंगे दीर्घ संधि और गुण संधि। तो सबसे पहले मैं आपको संधि का एक सामान्य सा अर्थ बताना चाहूंगी कि संधि का अर्थ क्या होता है। संधि का सामान्य सा अर्थ होता है मेल होना, मिलाप होना, अर्थात मिलना या जुड़ना। परिभाषा: वर्णों या ध्वनियों के पास पास आ जाने से उनके मिलने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि वर्णों दो से अधिक वर्णों या ध्वनियों के आपस में मिलने पर उनमें जो बदलाव आता है, जो विकार आता है, जो परिवर्तन आता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे विद्या जमा अल्य, क्या हो गया? विद्यालय। ठीक है। ऐसे ही विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। अब आप ये कहोगे कि मैडम ये जो विद्या जमालय ये क्या है, विद्यालय क्या है? जो विद्या जमालय है ये इसका विच्छेद रूप है और विद्यालय क्या है? संधि। ध्यान रखना बेटे। अब आगे मैं संधि विच्छेद के बारे में बताती हूँ। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करके उनको अलग करने की प्रक्रिया को संधि विच्छेद कहते हैं। ठीक है। जो इकट्ठे शब्द है हमारा, उसको जब हम अलग कर देते हैं तो वो विच्छेद हो जाता है, विच्छेद कहलाता है। तो जैसे हिमालय शब्द क्या है? हिमालय। हिमालय क्या है? ये संधि युक्त शब्द है। हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? हिम जमा आल्य। ऐसे ही परमादरणीय शब्द है। परमादरणीय शब्द क्या है? संधि युक्त शब्द है। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम जमा आदरणीय। ऐसे ही शब्द है परमात्मा। परमात्मा है वह संधि युक्त शब्द है। उसका विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? परम जमा आत्मा। क्या हो गया? परमात्मा। यह आपको समझ में आ ही गया होगा। अब मैं आगे चलती हूँ। संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद। कौन कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। कितने भेद है भाई? 3। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आज मैं आपको स्वर संधि की परिभाषा बताऊंगी, उसके बाद उसके 2 भेदों को व्याख्यायित करूंगी, परिभाषित करूंगी। सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा पे आते हैं हम कि स्वर संधि क्या होती है, किसे कहते हैं। स्वरों का स्वरों के साथ मेल होने पर शब्द में जो विकार या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। यानी कि 2 स्वरों के पास पास आने से जो विकार या बदलाव या परिवर्तन आता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम जमा अणु, क्या बन गया? परमाणु। परम स्वर देखो म में और आगे जमा से आगे दोनों हैं, दोनों क्या है? स्वर हैं। और दोनों के मिलने से क्या हो गया? आ भी क्या है? स्वर है। तो क्या हो गया? परमाणु। विद्या जमा अर्थी, विद्या। या में जमा अर्थी आ और मिलकर क्या बन गया? आ भी स्वर है, भी स्वर है और दोनों के मिलने से आ बना, वो भी स्वर है। यानी कि ये स्वर संधि के जो उदाहरण है वे स्टिक बैठते हैं। आगे स्वर संधि के भेद। क्या? स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 5। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। कितनी है? कितने भेद हैं? 5 हैं। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। आगे हम सबसे पहले हम आज करते हैं दीर्घ संधि। दीर्घ का अर्थ जैसे गुरु लघु होते हैं। ठीक है। गुरु और दीर्घ एक ही बात है। गुरु का अर्थ भी बड़ा होता है, दीर्घ का अर्थ भी बड़ा। यानी कि यहाँ पर जब संधि होगी 2 वर्णों के बीच में, 2 वर्णों के मिलने से, तो उन दोनों का मिलने से बड़ा वर्ण ही बनेगा। चाहे जमा से पहले छोटा है या जमा के बाद छोटा है या दोनों छोटे हैं या दोनों बड़े हैं, दोनों के मिलने से बड़ा ही बनेगा। ये इसकी खास विशेषता है। और दीर्घ संधि में अवर्ण, ई वर्ण और उ वर्ण की विशेषता मुख्य रहती है। ये मुख्य स्थान रहता है। ये इस दीर्घ संधि के अवर्ण, ई वर्ण, उ वर्ण आधार स्तंभ है। इसकी परिभाषा पे आते हैं हम, ध्यान देंगे। अवर्ण के बाद अवर्ण हो तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा? जमा से पहले भी
और जमा के बाद भी अ दोनों के मिलने से क्या होगा आ, क्या बनेगा आ। ई वर्ण में ई के बाद ई वर्ण हो तो ठीक है, तो दोनों के मिलने से क्या बनेगा ई, तथा ऊ वर्ण ऊ के बाद ऊ वर्ण हो तो उन दोनों के मेल से क्या बनेगा ऊ हो जाता है। तो इसलिए आ ई ऊ दीर्घ एवं सवर्ण स्वर हैं। यानी कि आ किसके मेल से बना अ जमा अ, दो ए के मिलने से आ बन गया। ई जमा ई उ जमा ऊ ये इसलिए में ना एक एक वर्ण है, इसलिए इनको दीर्घ एवं सवर्ण स्वर कहा गया है। आगे क्या है, जैसे अब मैं इसके उदाहरण बता, इसलिए इस संधि को दीर्घ मैंने बताई दिया पहले, दीर्घ एवं सवर्ण संधि भी कहा जाता है, जो कि वर्णों के साथ है, ये वर्णों सहित है। जैसे अब मैं आऊंगी कपि जमा इंद्र में बताती हूँ, ये उदाहरण है। कपि में क्या है छोटी और जमा के आगे भी क्या है छोटी, दोनों के मिलने से क्या हो गई बड़ी, क्या बन गया कपिंदर। ठीक है, कपिंदर। तो ई जमा ई के मेल से क्या बन गया बड़ी, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि दोनों जमा से पहले छोटा हो या बड़ा हो बाद में हो तो दोनों के मिलने से बनेगा बड़ा ही, क्योंकि हम किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं दीर्घ संधि की तरफ, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है बड़ा। ठीक है, आगे चलती हूं मैं। हिम जमा आल है, म में अ जमा अ और अ के मेल से क्या बन गया आ, हिमालय। ऐसे ही सु जमा उक्ति, सु छोटा उ जमा उ, दोनों उ छोटे हैं तो क्या बन गया सूक्ति, बड़ा उ सूक्ति। ठीक है, लघु जमा उत्तर, लघु में छोटा उ है जमा उत्तर उ छोटा उ है, दोनों के मिलने से क्या बन जाएगा बड़ा उ, लघु उत्तर। ठीक है, लघु उत्तर में है छोटा उ जमा बड़ा उ बराबर क्या बन गया बड़ा उ। इस पर ये चीजें क्या है कि हमें ये समझ में आना है, ये सीखना है, ये समझ में आने की बात है कि जमा से पहले छोटा हो या जमा के बाद बड़ा हो या दोनों छोटे हो आगे पीछे तो दोनों के मिलने से बड़ा ही बनेगा, क्योंकि ये किसकी विशेषता है दीर्घ संधि की। ठीक है, क्योंकि इसका अर्थ ही बड़ा होता है। आगे चलते हैं गुण संधि। गुण संधि का गुण का अर्थ है जैसे एक कोई विशेषता, क्या विशेषता है इसकी, अवर्ण अ के बाद ई वर्ण ई हो तो दोनों को मिलाकर ए बन जाता है। सबसे पहली विशेषता क्या है गुण संधि की, जमा से पहले अ और जमा के बाद ई हो तो दोनों को मिलाकर ए हो जाता है। आगे ऊ वर्ण ऊ हो तो पहले तो क्या होगा, जमा से पहले आ ही रहेगा इसमें और वर्ण ही रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यदि पहले तो आ के बाद ई होगा तो क्या हो जाएगा दोनों को मिलाकर ए। अब दूसरा नियम क्या है, आ के बाद ऊ वर्ण ऊ हो तो क्या हो जाएगा ओ, क्या हो जाएगा ओ। और इसी प्रकार अ वर्ण आ के बाद री हो तो अर में परिवर्तित हो जाता है। कैसे, जैसे नर जमा इंद्र, नर में अ जमा के बाद ई, दोनों को मिलाकर मैंने बताया था परिभाषा में क्या बनेगा ए, तो क्या हो जाएगा नरेंद्र, क्या हो जाएगा नरेंद्र। ए वो जमा ई के मेल से क्या बन गया ए। आगे आते हैं पर जमा उपकार, पर में र में अ जमा उ, ए और उ मिलकर क्या बताया था ओ। ठीक है, तो ए और उ के मेल से क्या हो गया परोपकार। आगे यहाँ पर र में अ है और उ है ही, अ और उ के मेल से ओ बन गया, क्या हो गया परोपकार। आगे महाजमा ऋषि, मैंने बताया था अ वर्ण के बाद यदि री आए, अ वर्ण का अर्थ यानी कि अ और अ के बाद री आए तो क्या हो जाएगा अर, क्या हो जाएगा अर। तो महाजमा ऋषि क्या बन गया महर्षि। तो ये क्या है, यहाँ पर क्या क्या था, महा में आ और री थाई दोनों को मिलाकर क्या हो गया अर। तो बेटा ये बहुत ध्यान देने की बात है कि आ वर्ण जो है वो किसे कहते हैं, आ को अवर्ण कहते हैं, ई को ई वर्ण कहते हैं, उ को उ वर्ण कहते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बातें हैं। ये जो मैंने नोट दे रखा है ये है हमारा सबसे ज्यादा दीर्घ संधि पर बैठता है, क्योंकि दीर्घ का अर्थ ही बड़ा होता है कि किस किस के मिलने से कौन सा बड़ा अक्षर बनता है। ये मैंने इसको दे रखा है, ये तीनों हैं अवर्ण ई वर्ण उ वर्ण,
ये तीनों दीर्घ संधि के आधार स्तंभ हैं। आज का हमारा इतना ही। हम अगली कक्षा में भाग 2 करेंगे, जिसमें स्वर संधि के सभी भेदों को करेंगे। बचे हुए जो 3 भेद वो उसमें करेंगे। धन्यवाद।